नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देखना शुरू कर दिए हैं नारद मीडिया। आज हमारे स्टूडियो में अगस्त क्रांति के दिवस से लेके स्वतंत्रता दिवस तक एक परिचर्चा की श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है। आज उसी कड़ी में हम लोग सिवान जिले के और खासतौर सिवान जिले में जो भी लोग अगस्त क्रांति के बाद शहीद हुए और अगस्त क्रांति दिवस से लेकर जो लोग शहीद हुए उन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब से आपका परिचय करवा दें। आप डॉक्टर अशोक प्रियंवद सर हैं। आप जेडे इस्लामिया कॉलेज में हिंदी विभाग के प्राध्यापक हैं। साथ ही ठीक उनके दाईं ओर जिले के प्रख्यात शायर हैं। आप मंच का मंचन करते हैं और साथ ही आप समाज की चितेरा हैं। समाज पर बड़ी पैनी नजर आप रखते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब कुछ ज्ञात जो हमारे पास तथ्य हैं उनके अनुसार सिवान में जो लोग अगस्त क्रांति दिवस से लेकर शहीद हुए उन पर थोड़ा प्रकाश डालिए। राजेश जी, सबसे पहले मैं नमन करता हूँ उन शहीदों को जिन्होंने अपनी आहुति देकर देश को आज़ादी दिलाई। सिवान सारण का एक हिस्सा रहा और यह भूखंड आंदोलन का केंद्र बिंदु था। कई अर्थों में हम देखते हैं कि 42 के क्रांति तो एक उभार था, एक उबाल था, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले से सिवान में तैयार हो रही थी। जब प्रथम पीढ़ी के लोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, मेरा आशय नारायण बाबू से है। जब पूरे बिहार में गिने चुने लोग आगे आए थे, उस दौर में मौलाना मजरूल हक जैसे लोग, राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग, ब्रजकिशोर बाबू जैसे लोग, नारायण बाबू जैसे लोग बिहार का नेतृत्व कर रहे थे। भला सिवान की आम जनता अपने नेताओं के आह्वान पर उद्वेलित और संगठित होकर सड़क पर क्यों नहीं उतरती? उसका नतीजा दिखा 42 के आंदोलन में। मैरवा में भी गोली चली थी स्टेशन पर, जिसमें एक व्यक्ति मरा था, मैं नाम भूल रहा हूं। आंदोलन का सबसे गहरा असर महाराजगंज पर हुआ, जहां फुलेना प्रसाद के नेतृत्व में लोग इकट्ठे हुए। पोस्ट ऑफिस, थाने पर उन्होंने हमला किया, पोस्ट ऑफिस से आगे बढ़कर, और थाने पर हमले के दौरान जो गोली चली, उस गोली में 6 लोग वहां जख्मी हुए थे। फुलेना बाबू वहीं मरे, उनके साथ उनकी पत्नी भी थी, तारामती। 2 जो और घायल हुए, बाद में उनकी मृत्यु हुई। ये सब महाराजगंज के आसपास के गांव के लोग थे जो हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए थे। और आपको बताएं कि इस आंदोलन के पहले जवाहरलाल नेहरू की यात्रा महाराजगंज में हुई थी। वहां बड़ी सभा हुई थी, उनका स्वागत हुआ था और लोगों ने उनके साथ अपना विश्वास व्यक्त किया था। शायद कम लोगों को पता है कि मैरवा में महात्मा गांधी आए थे और उन्होंने जब आह्वान किया था मैरवा के लोगों को खादी का, और उन्होंने जो चंदा मांगा था उसमें इतना अधिक सिक्का आया था कि उसको
घोड़ा गाड़ी पर लेकर सिवान आया गया। तो ये उदाहरण था आंदोलन के प्रति। इस तरह का त्याग और समर्पण सब जगह दिखाई नहीं देता है जो सिवान में उस पीढ़ी में लोगों में था। और इसका कारण था कि उसके पहले ये काफ़ी कल्टीवेटेड, एक नहीं कहा जाता है कि एक कल्टीवेटेड लैंड है आंदोलन की दृष्टि से, तो फसल तो उगनी ही थी। वही हुआ शहीद सराय में। पटना की घटना से आहत लोग शहीद सराय में इकट्ठे हुए। इसके पहले उन्होंने जो एसडीओ बोर्ड यहाँ था उसका घेराव किया, उस पर से झंडे उतारे, अपना झंडा फहराया और वह भीड़ शहीद सराय में इकट्ठी हुई जब उसका नाम जुबली सराय था। इस घटना के बाद उसका नाम बदलकर शहीद सराय हुआ। अच्छा सा कैंपस था, उस कैंपस में भीड़ जुटी, इकट्ठी हुई, भाषण हुआ और पीछे से टॉमी जिसको कहा जाता था, सिपाही आते हैं और लाठियों और गोलियों से प्रहार शुरू कर देते हैं, जिसमें 3 लोगों की शहादत होती है। सभी किशोर वय के लड़के थे जो स्कूलों में पढ़ने वाले थे, ज़्यादातर उनकी भीड़ थी। इस तरह का क्रेज था। अखबार नहीं थे, मीडिया के कोई साधन नहीं था। पटना से छपने वाला अखबार कई दिनों बाद यहाँ पहुँचता था, लेकिन आंदोलन की सूचनाएं हासिल करने के लिए, उन पत्रों को प्राप्त करने के लिए हरकारे सिवान से जगह जगह लेकर बांटा करते थे और लोगों को प्रतीक्षा होती थी। चौक चौराहों पर या कई गुप्त जगहों पर भी वे अखबार पहुंचाए जाते थे, पर्चे पहुंचाए जाते थे। इसमें भी कई लोग लगे हुए थे। सुनील सर, आपने कई बार मंच पर सिवान के शहीदों के बारे में बताया है। उन्हीं में से कुछ यहाँ के चुनिंदा शहीदों के बारे में आप प्रकाश डालें। सबसे पहले तो मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ जिनकी बदौलत हम लोग कुछ बोलने के लायक हुए। और मैं नारद मीडिया को भी बधाई देता हूँ कि एक सोच और ये कि एक क्रम में 6-7 दिन ये आपको 9 जो अगस्त क्रांति के नाम से हम जानते हैं, उस दिन से रोजाना इस संदर्भ में एक कुछ लोग बैठे और उन पर बातें हों। उसी क्रम में शायद हम लोग आज भी यहाँ इकट्ठे हैं, तो उसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा नारद मीडिया को। जहाँ तक सिवान का प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि इसको यूं सोचा जाना चाहिए। सिवान के लोग पूरे देश में आज़ादी की लड़ाई में जो लोग शामिल हुए, अभी हमारे अशोक जी ने तमाम लोगों का नाम रखा, फुलेना बाबू से लेकर जिन लोगों की शहादत हुई और जो लोग आज़ादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानी की तरह ईमानदारी से लड़ते रहे, उन दोनों योद्धाओं के लिए इन्होंने अपनी बात रखी है। एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा अशोक जी कि यह देश उसके पहले तक किस हद तक राष्ट्रवादी था मैं नहीं जानता, लेकिन जब ये लोग आए और इन लोगों ने जब अपनी भूमिका निभाई, उसके बाद से निश्चित रूप से इस देश के लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति जो प्रेम हुआ वो उसे उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। और सिवान जिसने सब कुछ भोगा था, तो सिवान अगर उसमें अग्रणी रहा तो आश्चर्य की बात नहीं है।
लेकिन इतना जरूर है कि उन तमाम लोगों को देख करके यहाँ के लोगों ने बहुत कुछ महसूस किया, और यही वजह है कि राष्ट्रवादिता हमारे पोर पोर में नजर आती है। दुनिया का कोई ऐसा देश बता दीजिए जो युद्ध के समय वहां का एक एक व्यक्ति यह कहता हुआ नजर आए कि हम टूट जाएंगे लेकिन युद्ध में पीछे नहीं हटेंगे। 4 बार से हम तमाम लोग देख रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता यह बात सोचती है। सिवान उससे अलग नहीं है, लेकिन ये सोचती है। और मैंने सुना कि यूनाइटेड स्टेट के ये बुश इसलिए चुनाव हार गए कि उन्होंने युद्ध में बहुत पैसा खर्च कर दिया था। हमारे यहाँ इस देश की मिट्टी में और यहाँ के पानी में ये असर है कि ऐसी जगहों पर खर्च किए हुए का हिंदुस्तान की जनता हिसाब नहीं लेती है। वो ये समझती है कि ये सार्थक है। सिवान का जहां तक प्रश्न है, तो सिवान को यूं सोचा जा सकता है कि एक भूमिका ऐसी सिवान की बनी जिसमें मौलाना मजहरुल हक हुए, नरेंद्रपुर से जो उमाकांत, शहीद उमाकांत, फिर फुलेना प्रसाद जी और तमाम ये झगरू साहब और ये सारे लोग जो जिन लोगों की शहादत हुई उनकी तो हुई, जो लोग स्वतंत्रता सेनानी के रूप में रहे उन लोगों ने भी कुछ ऐसा काम जरूर किया कि सिवान से पता नहीं कितने लोगों ने सीख लिया है। आज हम लोग जानते हैं कि मोतिहारी में बापू गए और मोतिहारी में जाकर के मोतिहारी बापू धाम भी बन गया, लेकिन उसमें भूमिका किसकी थी? और जब उस भूमिका को हम याद करते हैं, ब्रजकिशोर बाबू जैसे लोगों को जब हम याद करते हैं, नारायण बाबू जैसे लोगों को याद करते हैं, तो ऐसा लगता है कि यहाँ के इर्द गिर्द में जितने आंदोलन हुए, क्यों न वो चंपारण में हुए हों, क्यों न वो आरा में हुए हों, क्यों न वो बक्सर में हुआ हो, क्यों न बलिया में हुआ हो, क्यों न गोरखपुर के करीब तक हुआ, ये सारे के पृष्ठभूमि में सिवान के लोग शामिल रहे। और सिवान के लोगों को केंद्र बिंदु में, अभी हमारे अशोक जी ने कहा भी कि इसे केंद्र बिंदु माना जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से यह सिवान केंद्र बिंदु रहा है पूरे बिहार के आंदोलन को। और पूर्वांचल जो उत्तर प्रदेश का है उसमें जो आजादी की लड़ाई का जो आंदोलन हुआ, निश्चित रूप से सिवान एक केंद्र बिंदु के रूप में नजर आता है, जहां से बहुत सारी बातें दूर दूर तक फैली, दूर दूर तक वो काम हुए। उसी के उदाहरण के रूप में मैंने ब्रजकिशोर बाबू का नाम दिया था, मौलाना मजहरुल हक। यद्यपि वो काम पटना में करते थे, सदाकत आश्रम पटना में करते थे, लेकिन थे तो फरीदपुर के। यहां की इस भूमि और इस मिट्टी का असर तो उनमें था। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिवान में नहीं, उनका कार्य क्षेत्र छपरा था, लेकिन थे कहां के? तो जीरादेई के। यह 2 बातों के लिए सिवान को कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, कभी भी इसे हटाया नहीं जा सकता कि विद्वता की दृष्टि से और देश की में आंदोलन की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से सिवान का नाम निश्चित रूप से आगे रखा जाना चाहिए, जो केंद्र बिंदु के रूप में रहा। और सिवान का असर यहां से दूर दूर तक उसका असर पड़ा। छपरा में जो आंदोलन हुआ हो, आरा में जो आंदोलन हुआ हो, ये चंपारण में जो आंदोलन हुआ हो, या साहित्यिक और विद्वता की दृष्टि से भी ये बात कही जा सकती है। दोनों का तालमेल मैं इसलिए एक साथ बिठाना चाहता हूं कि जहां समझदारी नहीं होगी, जहां ये आंदोलन करने की चेतना नहीं होगी, वहां कोई क्या आंदोलन करेगा? चंपारण पिछड़ा इलाका था, वहां के लोगों को समझाना था, वहां के लोगों के बीच में आंदोलन करना था, तभी ना बाहर से लोगों को ले जाना पड़ा। बाहर से लोग गए, वहां के कुछ बुद्धिजीवी थे और कुछ सिवान से गए, इन तमाम लोगों ने मिलकर के काम किया है। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि हम अगस्त क्रांति को जब याद करेंगे,
जब जब देश की आजादी की बात आएगी, जब जब आजादी के योद्धाओं का नाम आएगा, तो सिवान को न सिर्फ बिहार के पटल पर, हिंदुस्तान के पटल पर इसे रखना होगा, और तब महसूस किया जा सकेगा कि सिवान का योगदान बहुत बड़ा था। डॉक्टर साहब, आप साहित्य और कला के अलावा इतिहास पर भी अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। ये जो अगस्त क्रांति का जो आंदोलन है, इससे पहले अपने जिले में पृष्ठभूमि ये तैयार होती है 1857। तो 1857 से लेकर वो जो 1942 तक का काल है, इस पर थोड़ी सी आप प्रकाश डालें। देखिए, 1857 पूरी दुनिया जानती है, एक बड़ा विप्लव हुआ था। तो इतने बड़े विप्लव में सिवान अछूता कैसे रह सकता था? कुछ बड़ी घटनाएं इतिहास में देखने को मिलती हैं। सिवान उसमें भी अपनी भागीदारी स्थापित करता है। आपको शायद ज्ञात हो कि 37 दिनों तक सिवान आजाद रहा था 1857 के युद्ध के दौरान। यहाँ से सैनिक अंग्रेज भाग चले थे। छपरा को भी उन्होंने छोड़ दिया था। वे दानापुर कैंट में शरण लिए हुए थे सभी अंग्रेज। मिस्टर लिंच यहाँ इस पद पर थे, जो आज का एसपीओ का कार्यालय है। और ये रिक्विजिशन दिया गया, ये मांग की गई कि अब शाही सेना जो नेपाल से आनी थी, वो जब तक नहीं आएगी तब तक हम दानापुर कैंट से बाहर नहीं आएंगे। ऐसा माना जाता है कि इस इलाके में छापा मार युद्ध, गुरिल्ला युद्ध फतेह बहादुर शाही चला रहे थे। हाँ, ये तो और पहले की बात है। ये 1700 और वो पकड़ में भी नहीं आए, 89 की बात है। जी जी। अब इतिहास को और पीछे अगर हम ले जाते हैं तो बहुत मजेदार बात आएगी कि पूरे देश में कहीं भी गुरिल्ला वार अगर सुना जाता है 1857 के पहले, तो वह यही क्षेत्र है फतेह बहादुर शाही का क्षेत्र, जो अभी अंग्रेज अभी पांव पसार रहे थे। अभी बक्सर का युद्ध जीतने के बाद पूरी तरह से 1764 के बाद अभी अंग्रेजों का विस्तार भी पूरे बिहार में नहीं हो पाया था। जब पहली बार वे सारण की धरती पर आते हैं तो उनका टकराव होता है फतेह बहादुर शाही से, और उनसे चुनौती मिलती है। उनको मुकाबले के लिए उन्हीं की पीढ़ी या उन्हीं के खानदान से कहें एक राजवाड़ा खड़ा करते हैं, साजो सामान के साथ, हथियार और पूरे बंदोबस्त के साथ, जिसको आज हम हथुआ महाराज के रूप में जानते हैं, उनको पूरा सपोर्ट देकर। लेकिन ये एक लंबी कहानी है, इस पर ज़्यादा समय चाहिए। फतेह बहादुर शाही ने टैक्स देने से इनकार कर दिया और अपने 5 सिपाहियों के साथ वे तमकुही के जंगलों में रहने लगे। उन जंगलों से निकलकर वे बार बार आक्रमण करते रहे और अंग्रेज जिनको यहाँ नियुक्त करते थे वसूली के लिए, उनकी हत्याएं कर दिया करते थे। यादवपुर में वो जगह थी। कई बार ऐसा हुआ कि उनके सारे करिंदे भाग जाते थे, कोई टिकता नहीं था इस क्षेत्र में। गोपालगंज है, सिवान है, ये 2 ही क्षेत्र थे उनके। लेकिन यहाँ कोई भी अंग्रेज का कर्मचारी टिकता नहीं था। घोड़सवार सैनिकों के साथ वे आते थे, रोंदते हुए उनको उठाते और काटते मारते, फिर वो वापस लौट जाते थे। बहुत कोशिश अंग्रेजों ने की। भगजुगनी का वो जंगल आज भी माना जाता है जहाँ उन्होंने, और उनको सपोर्ट भी मिला राजा चेत सिंह से। बनारस के जो राजा थे उस समय चेत सिंह, उनका सपोर्ट उनको मिला। रिश्तेदारी भी शायद उनके साथ बनती थी, और गोरखपुर से भी उनको सपोर्ट मिला, और उन्होंने एक छोटा सा अपना तमकुही में एस्टेट कायम कर लिया उन्हीं जंगलों में। हालांकि एक निर्णायक युद्ध यहाँ हुआ
और उस निर्णायक युद्ध में अंग्रेजी सेना, उस युद्ध में सीवान के ये जो किला है, उस किले के जो राजा थे उनकी भागीदारी थी, चैनपुर स्टेट की भागीदारी थी, और बगौरा की भी थी, और उस सबसे बढ़कर बढ़हरिया जो एक मुस्लिम छोटा सा स्टेट था उसकी भी भागीदारी थी। इन सब लोगों ने मिलकर एक बड़ी तैयारी कर रखी थी अंग्रेजों से मुकाबले का, और ये मुकाबले की जगह तय हुई हमला करने की हथुआ, जहां उन्होंने अपना ठिकाना कायम करने की प्रक्रिया शुरू किया था अंग्रेजों ने। युद्ध हुआ, काफी तैयारी के साथ युद्ध हुआ, लेकिन इन अंग्रेजों के पास जो हथियार थे वस्तुतः उतने उन्नत हथियार उस समय लोगों के पास नहीं होने के कारण ये रात में हमला हुआ और ये युद्ध हार गए, और हारने के बाद वे बिखर गए। बताया जाता है कि फतेह बहादुर इस हार के बाद इस कदर टूट गए कि उन्होंने एक संन्यास्त जीवन अपना लिया, और 1805 तक उनको एलाइव देखा गया है। उसके बाद उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो इस तरह से ये तो 1857 के पहले की पृष्ठभूमि है, जो अंग्रेज अभी पांव भी नहीं जमा पाए थे कि सीवान ने लड़ना शुरू कर दिया। तो भला 1857 में जब अंग्रेज आ गए तब आप सुनेंगे इतनी सारी घटनाएं। दरौली में 1857 के नायक थे बिहार में वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह की मदद के लिए 5000 सैनिक गोरखपुर से आ मिले थे घाघरा के किनारे। इधर सोनपुर मेले का वो दौर था। हल्ला हुआ कि नदी के रास्ते सोनपुर मेले पर आक्रमण होगा, रास्ता यही होगा। पूरी निगरानी अंग्रेजों ने बढ़ा दी थी। ये जानकारी विद्रोहियों को मिल गई। विद्रोहियों की संख्या 8 से 10 हजार तक हो गई एक समय में। गुठनी थाने पर एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसमें 8 सिपाही अंग्रेजों के मारे गए। यह 1857 में। ये सब आंदोलन 1942 की पृष्ठभूमि। ये सारी चीजें तो अब पृष्ठभूमि में होती है ना। ये तो देखिए, इतिहास में कोई बड़ी घटना होती है तो उसका असर मल्टीप्लाई होता चलता है, जिसको हम संस्कार के रूप में कैरी करते हैं। हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से जो कुछ सीखती है, समझती है, लगभग जो प्रेरणा पाती है। एक सदी लड़ने के बाद हम लोगों ने इस आजादी को हासिल किया। एक सदी तक लड़ने के बाद इतना तो इतिहास मिलता ही है कि 1857 से। लेकिन जैसा कहा गया, फतेह बहादुर शाही को अगर देखा जाए तो एक सदी से ज्यादा सीवान और ये क्षेत्र लड़ता है आजादी के लिए, एक सदी से ज्यादा तक। तो इसका अर्थ निश्चित रूप से ये निकलता है कि ये एक लंबी लड़ाई थी। उस लंबी लड़ाई में कितने सीवान के और यहाँ के और इर्द गिर्द के कितने लोग मारे गए, कितने शहीद हुए, कितने लोगों ने आजादी लड़ाई लड़ते लड़ते पूरी जिंदगी काट दी। और ये एक सदी छोटा वक्त नहीं होता है। ये यहाँ तो ये देखा जा रहा है कि ये लड़ाई 10 साल चली, 15 साल चली तो बड़ा मानते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई, किसी ने कभी कहा था कि 1000 बरस की जिसने कर दी दूर गुलामी, उन नेताओं के नेता को 1000 सलामी। मेरा कहना यह है कि यह लड़ाई एक लंबी लड़ाई चली थी और उस लंबी लड़ाई में सीवान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हर दौर में कुछ लोगों ने प्राण गंवाए हैं, कुछ लोग लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी पूरी जिंदगी काट दी है। धन से, बल से, हर तरह से इस लड़ाई में, जैसे जितने नाम इन्होंने गिनवाए हैं
ये सारे स्टेट्स थे, ये सारे स्टेट्स थे। तो निश्चित रूप से उस वक्त लड़ाई के लिए धन की भी आवश्यकता होती होगी। उस लड़ाई में धन के साथ धन और जन दोनों चाहिए लड़ाई के लिए। तो जन मिलते भी होंगे, लेकिन उनकी भूमिका महत्वपूर्ण ये रहती होगी, जैसे चैनपुर का नाम आपने लिया, बगौरा का नाम लिया, ये यहाँ के सिवान के किला वाले का नाम लिया, ये बरहरिया का नाम आपने लिया, ये तमाम लोग, या फिर फतेह बहादुर शाही जिनको आप कहते हैं, वो भी एक छोटे मोटे अच्छे घराने के व्यक्ति थे। तो ये सारे लोग इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं और प्रतिनिधित्व के रूप में सामने आए कि इन लोगों ने न सिर्फ अपने इस लड़ाई में शामिल हुए, बल्कि उसके लिए धन खर्च किया, और थोड़ा नहीं बहुत धन खर्च किया। बहुत सारे लोग इस लड़ाई में उजड़ गए। तो ये लोग अंग्रेजों से लड़ाई इस तरह से, निश्चित रूप से जो 10,000 लोग इकट्ठे हुए थे, वो सिर्फ स्टेट ही तो नहीं थे, यही 5 लोग तो नहीं थे, लेकिन इन्हीं लोगों की धन के खर्च करके और पूरे गोल को आगे ले जाया जाता था और बढ़ाया जाता था, लोग लड़ते थे। इसलिए यह मानना होगा कि ये लोग मुख्य भूमिका में इसलिए थे कि सारी चीजों के साथ ये लड़ रहे थे, लेकिन सिवान के बहुत सारे लोग लड़ रहे थे जो इतिहास के गर्त में चले गए, उनको जानने वाला कोई नहीं है, आज याद भी कोई नहीं करता है। कुछ लोगों को लोग जानते भी नहीं है कि ये आजादी की लड़ाई में मारे गए, उन्हीं लोगों को जान पाए जो मुख्य रूप से थे। इसलिए मुझे लगता है कि सिवान की बड़ी भूमिका है, बड़ा काम किया है, और अगस्त क्रांति के इस अवसर पर नारद मीडिया ने जो है आयोजन किया है, तो सिवान हकदार है। सिवान को यह हक मिलना चाहिए। जो काम आज तक कभी भी मीडिया के माध्यम से नहीं होता था या कम होता था, इस काम को नारद मीडिया कर रहा है, ये बड़ी बात है। मैं एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ और ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों को याद करके न सिर्फ हम उन्हें कुछ दे रहे हैं, बल्कि बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं। आप दोनों विद्वज्जनों का तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, और इनकी बातों से ये तो बिल्कुल साफ हो गया, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, कि ये बड़ा ही उपजाऊ उर्वरा भूमि है आंदोलन के लिए, और इसकी पृष्ठभूमि 1857 ही नहीं बल्कि 1789 से भी आगे है। और ये भूमि जो है हमेशा त्याग, बलिदान और शहीद की है, और इसी से ये सिवान की धरती जानी जाती है, मानी जाती है। इसलिए यहाँ जो 1942 की लड़ाई में जो भी व्यक्ति शहीद हुए हैं, उन्हें नारद मीडिया अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करता है। और साथ ही आपको हमारे स्टूडियो में इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की, आप सभी का धन्यवाद।